दोस्तों, आप लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा। हम कार्यक्रम को आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हेलो फेसबुक साहित्य सम्मेलन के अंतर्गत हम किसी एक विधा पर इस कार्यक्रम को हम आयोजित करते हैं, लेकिन यह महीना अतिरिक्त एक रविवार था, जिसके कारण हमने सोचा कि इसको मिस नहीं किया जाए। इसको हम अतिरिक्त रविवार के रूप में साहित्य विविधा के नाम पर हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आपको मालूम है कि यह कार्यक्रम हम रविवार को आयोजित करते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश मैं पटना में नहीं था और यह जिम्मेदारी मुझे ही निभानी थी, तो मैं आज लौटा हूं और आज मैं यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा हूं। अवसर साहित्य यात्रा के अंतर्गत हम सप्ताह भर किसी एक विधा पर केंद्रित करते हैं, पाठशाला चलाते हैं और रविवार को उसका प्रोग्राम करते थे। पिछली बार साहित्य विविधा में कई कविता, कहानी, लोक कथाएँ, बहुत सारी चीज़ें आई और इसीलिए हमने इस साहित्य विविधा के नाम से यह कार्यक्रम रखा है। अभी जो हमारा सप्ताह चल रहा है, यह चल रहा है कला एवं संगीत, जो शनिवार तक चलेगा और फिर रविवार को हम लोग कला संगीत से संदर्भित एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो और यह भी आपको मालूम है कि प्रथम सत्र में हमारे जो मुख्य अतिथि होते हैं उनका हम एकल पाठ 15 मिनट सुनते हैं और उसके बाद उस पर अध्यक्षीय टिप्पणी होती है और तब उसके बाद हम दूसरे सत्र में जो भी रचनाकार उपस्थित होते हैं उनकी एक एक रचनाएं सुनते हैं, कविता या कहानी। आज साहित्य विविधा है, आप लोग इसके लिए स्वतंत्र हैं। आप कविता या लोक कथा कोई भी एक विधा की एक रचना आप पढ़ सकते हैं। समय रहेगा 2 से 3 मिनट, उससे अधिक नहीं। इसलिए आप लोग छोटी रचना ही अपने सामने रखेंगे। और आज पहली बार हमारे मंच पर राजप्रिया रानी जी उपस्थित है अध्यक्ष के रूप में। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और राजप्रिया रानी के बारे में छोटा सा परिचय दे दूं। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, हर कार्यक्रम में आती हैं। वह एक कुशल कवित्री हैं। गृहिणी रहते हुए कविता और कहानी के क्षेत्र में वह लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने लघु कथाओं का भी सृजन किया है। उनकी कई रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आकाशवाणी में भी उनके कार्यक्रम कई होते रहे हैं। कल ही वो रिकॉर्डिंग भी करके आई हैं, वह कार्यक्रम भी आकाशवाणी में होगा। उनकी एक कविता की पुस्तक आने वाली है, शुभ संकेत है। उनको बहुत बहुत बधाई कि उनकी एक कविता की कृति प्रकाशित होने वाली है मधुशाला प्रकाशन से। और धीरे धीरे वह आगे की ओर साहित्य में बढ़ रही हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन मंच पर करते हैं आज अध्यक्ष के रूप में। जी, धन्यवाद सर, शुक्रिया। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच पर जो उपस्थित हैं, देश के जाने माने साहित्यकार रावेल पुष्प जी। उनकी तस्वीर नहीं आ रही है। रावेल पुष्प जी यदि सामने आते तस्वीर के रूप में तो और अच्छा लगता। रावेल पुष्प जी, आप मंच पर हैं, आपकी तस्वीर क्यों नहीं आ रही है? यदि दिक्कत है तो कोई बात नहीं तो आप सामने भी आ सकते हैं। आपको रूबरू गूगल मीट के माध्यम से हम ये इसलिए चाहते हैं कि लोग उस आमने सामने देखें। कैमरा लेकिन वो फट जाता। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आपकी तस्वीर वैसे हम लोग देख रहे हैं। तो रावेल पुष्प जी को हम संस्था की ओर से हार्दिक अभिवादन करते हैं। वे पहली बार आए हैं और उनका सानिध्य हमें हमेशा प्राप्त होता रहा है। मैं बता दूँ कि रावेल पुष्प जी का पूरा नाम रावेल सिंह खानूजा है। 1951 में इनका जन्म है इटावा, उत्तर प्रदेश में। गणित में इन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त किया पटना विश्वविद्यालय से ही। और कविताएं, लघु कथाएं, रिपोर्टाज, आलेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। कुछ कविताओं का इनका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। कुछ रचनाएं आकाशवाणी और दूरदर्शन से लगातार प्रसारित हुई है। कुछ अखबारों में ये नियमित व्यंग लेखन भी किया है। यह बहुत बड़ी बात है। व्यंग लेखन का आज बहुत अभाव है, लेकिन रावेल पुष्प ने व्यंग लेखन भी किया है। उनकी व्यंग कविताएं हमने यूट्यूब चैनल पर सुना भी है। बहुत बढ़िया व्यंग कविताएं लिखते हैं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े कुछ अन्य स्वाधीन सेनानियों की खोज तथा पर आधारित का आलेख भी है। हाल के वर्षों में इन्हें नाट्य, फिल्म समीक्षाएं तथा कुछ रंगकर्मियों के साक्षात्कार भी लिए गए हैं। कई काव्य संकलनों में इनकी कविताएं संकलित है और
प्रकाशित हुए मुझे गर्भ में ही मार डालो काव्य संकलन भी इनकी प्रकाशित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्वी भारत दीप पंजाबी कविता ग्रंथ में कुछ इनकी पंजाबी कविताएं संकलित की गई है और इनकी मेरी चुनिंदा 50 कविताओं का बंगला में अनुवाद हुआ है। एक गुच्छो रावेल पुष्पो प्रकाशित हुई है। एक यात्रा संस्मरण मेरी बांग्लादेश यात्रा। तो इनका परिचय बहुत लंबा है, पूरी परिचय दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्या कि फिर हम उनकी रचनाओं को नहीं सुन पाएंगे, हमें उनकी रचनाएं सुननी है। पश्चिम हिंदी अकादमी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो कवि सम्मेलन की श्रृंखला में ये संयोजक रहे हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन सभी ने शताब्दी सम्मान के साथ कई सम्मान इन्हें प्राप्त है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज जो लोक कथा हमारे देश में इतनी चर्चा के केंद्र में रही है, तो पश्चिम बंगाल में इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर लोक कथा सम्मेलन का इन्होंने संयोजन किया था, जिसमें मेरी भी हिस्सेदारी थी और इन्होंने सफलतापूर्वक उस कार्यक्रम का आयोजन किया जो देश भर में चर्चित में रही। तो हम रावेल पुष्प को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतने अच्छे कार्य करने के लिए। और रावेल पुष्प भी आज हमारे मंच पर उपस्थित है। ये कविता, कहानी, लघु कथा तीनों विधाओं में लिखते हैं। आज उनकी कुछ रचनाएं सुनेंगे। अभी अभी रशीद गौरी जी भी जुड़ गए हैं। हम उनका एकल पाठ अभी सुनेंगे, जिसमें वे अपनी 3 कविताएं और 2 लघु कथाओं का पाठ करेंगे। वे व्यंग कविताओं का खास सृजन करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। आज व्यंग रचनाएं बहुत कम लिखी जा रही है, तो उनके लिए हमने एक छोटी सी डायरी लिखा है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद हम उनका एकल पाठ सुनेंगे। आप लोगों का ध्यान चाहेंगे, मैं 5 मिनट का समय लूँगा ताकि आपको उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर उनको एक जानकारी आप लोगों को मिल सके। पूनम श्रेणी। रावेल पुष्प। और लोग माइक को बंद कर लीजिए, कुछ आवाज़ आ रही है, माइक को बंद कर लीजिए प्लीज़। काय को बंद कर लीजिए पांडे जी। और रावेल पुष्प की रचनाओं में तीखा व्यंग हमारे हृदय को छन्नी कर देते हैं। साहित्य में व्यंग रचना का अपना अलग स्थान है। कई लोग हास्य को ही व्यंग मान लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। हास्य बहुत सतही विषयों पर भी लिखी जा सकती है, सिर्फ गुदगुदाने के लिए, जबकि व्यंग रचना में किसी भी समस्या अथवा सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करते हुए गंभीर बातें कह दी जाती है, वह भी व्यंग शैली में। आज के साहित्य में व्यंग का प्रायः अभाव दिख पड़ता है। कविता, कहानी, लघु कथा में भी व्यंग व्याप्त होते हैं, जिसे लिखना हर रचनाकार के बस की बात नहीं है। यह प्रसन्नता का विषय है कि पश्चिम बंगाल में दीर्घ साहित्य सेवा करने वाले साहित्यकार, पत्रकार एवं संपादक रावेल पुष्प व्यंग कविता के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाने में सक्षम दिख पड़ते हैं। उनकी व्यंग शैली देखिए। संडे हो या मंडे, रोज खाते हैं अंडे, मेरे देश के मुस्टंडे, बचपन में दौड़ दौड़ कर पतंग लूटते थे, अब दौड़ दौड़ा कर माँ बहन की इज्जत लूटते हैं। लूटने का काम बदस्तूर जारी है, क्योंकि इनकी नेताओं से यारी है। हमारे समाज में गंदी राजनीति के आड़ में चारों तरफ से अराजकता फैल रही है, उन पर तीखा प्रहार किया है रावेल पुष्प ने। उनकी एक और व्यंग रचना देखिए। अब तुम कुछ मत बोलो, मेरे कान बहुत पक गए हैं और तुम्हारी बातें आज भी कच्ची हैं। ये और बात है कि तुम्हारी चांद सितारों वाली बातें सुनने में बहुत अच्छी है। आज कथनी और करनी में विरोधाभास है, इस बात को बखूबी रेखांकित किया है इस व्यंग रचना में। उनकी व्यंग रचनाओं को पढ़ते हुए लगता है कि रावेल पुष्प की रचनाओं में तीखा व्यंग हमारे दिल को छलनी कर देता है। कुछ ऐसी ही बातें उनकी लघु कथाओं में भी है। लघु कथा के प्रति उनके आकर्षण का ही परिणाम था कि रावेल पुष्प के संयोजन में पश्चिम बंगाल में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित लघु कथा सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन किया गया था। रावेल पुष्प ने लघु कथाएं कम लिखी है, किंतु उनकी लघु कथाओं में लघु कथाओं की संभावना कहीं कहीं दिख पड़ती है और लघु कथा में हमारे सोच विचार, हमारे चिंतन को एक नए ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया गया है। विषय में नवीनता न होते हुए भी शब्द शैली आकर्षित करते हैं। ऐसी ही लघु कथाओं में उनकी एक लघु कथा है छाया चित्र, जिसमें हमारे वैचारिक दोगलेपन को बखूबी दर्शाया गया है। जब एक भिखारी पर बने चित्र 2.5 लाख में बिक जाते हैं, जबकि वही वास्तविक भिखारी उस प्रदर्शनी में शामिल होने से बाहर कर दिया जाता है। एक बेहतर वैचारिक वैमनस्यता को यहाँ पर दर्शाया गया है। जबकि उनकी दूसरी रचना
मैचिंग मास्क में भी यह व्यंग उभर कर आया है कि हम खतरनाक बीमारी को भी फैशन के रूप में ले लेते हैं। इन रचनाओं के माध्यम से रावेल पुष्प एक सजग रचनाकार दिख पड़ते हैं और उनकी रचनाओं में गजब का आकर्षण है। इसके साथ हम अपनी छोटी सी डायरी यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर छोटी सी जानकारी मिल गई होगी। अब हम सीधे बढ़ते हैं मुख्य अतिथि की ओर और रावेल पुष्प जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे कृपया मंच पर आएँ और अपने हमारे कार्यक्रम का आरंभ करते हुए अपने एकल पाठ का आरंभ करें। वे अपनी 3 व्यंग कविताएं और 2 लोक कथाओं का पाठ करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे मंच पर आकर अपने 2 शब्द प्रकट करें। रावेल पुष्प जी। नमस्कार सभी को। मैं कलकत्ते से रावेल पुष्प पहली बार आपके इस आयोजन में सम्मिलित हुआ हूँ और जैसा कि परिचय दिया गया है मेरा, इसलिए परिचय के बारे में और कुछ कहना फिजूल है, क्योंकि बात बोलेगी हम नहीं, शमशेर ने कहा था। तो रचनाएं जो हैं वो खुद मेरा परिचय देंगी कि मैं क्या लिखता पढ़ता हूँ। तो मैं लघु कथाएं सबसे पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली लघु कथा है पूर्ण समर्पण। बाबा का दरबार सजा था और एक बाबा जी का प्रवचन चल रहा था। ये जीवन नश्वर है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से बना है और इसे फिर वापस इसी में मिल जाना है। मिट्टी को मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसका हमें मोह नहीं पालना चाहिए। भक्त बड़े मग्न होकर सुन रहे थे। हमें ईश्वर को पाना है तो तन मन धन का समर्पण करना होगा, यानी बिना किसी दुविधा के पूर्ण समर्पण। प्रवचन के पश्चात भजनों का भी कार्यक्रम था। एक गायक भजनों के साथ नृत्य भी कर रहा था। महिलाएं खास तौर से भाव विभोर होकर गा रही थी। बड़ा ही मनोहर दृश्य था। उसके पश्चात माइक से बाबा के शिष्य ने घोषणा की कि अगर किसी को कोई समस्या हो तो वे बाबा से मिल सकते हैं। कार्यक्रम के पश्चात बाबा जी वहीं पास बने कमरे में चले जाते। कई भक्त तो चले गए, लेकिन कुछ पुरुष व महिलाएं बाबा जी से मिलने के लिए रुक जाते। बाबा जी का एक सेवक सबको बारी बारी से बाबा जी के कमरे में भेजता है। किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। बाबा जी के पास हर समस्या का समाधान। किसी को हर मंगलवार हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना, शनिवार को शनि महाराज को तेल चढ़ाना, काली गाय को रोटी खिलाना, बैठते पानी में नारियल बहाना, इत्यादि इत्यादि। बाबा जी के पास कई लोग तो धन्यवाद देने में पहुंचे थे कि उनका काम हो गया है और वे कुछ दान दक्षिणा देते और लोग पहुंचे। आवाज साफ नहीं आ रही अभी आपकी रावेल जी। बाबा जी हाँ अब ठीक है। और फिर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ध्यान रखते हैं। फिर माते, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि देख लिया है, इसकी गोद हरी अवश्य होगी और एक सुंदर बालक तुम्हारे आंगन में खेलेगा। तो फिर महाराज कृपा करो। महिला उतावली हो रही थी। सुनो, तुम्हें अपनी बहू को लेकर रात्रि 9 बजे आना होगा। साथ में 1.25 किलो काजू बादाम किशमिश तथा 1.25 किलो दूध और 2100 रुपए दक्षिणा साथ लानी होगी। हाँ महाराज, सब हो जाएगा, कब लाना है? महिला तुरंत बोल पड़ी। अब बाबा जी ने अपनी डायरी निकाली और उसमें देखते हुए कहा, इसे लेकर तुम अगले बुधवार अवश्य आ जाना, लेकिन बहू को आने के पहले अच्छी तरह नहा धोकर आना है। महाराज, और पहले नहीं हो सकता? अभी तो आज शुक्रवार ही है। नहीं माते, सभी दिन बुक हैं। खैर, नियत दिन सासू माँ सारी सामग्री और अपनी बहू को साथ लेकर बाबा जी के पास पहुंच गई। बाबा जी ने सासू माँ को एक कमरे में बिठा दिया और साथ में एक सिमरनी दे दी और कहा कि आप लगातार जाप करती रहें तथा भगवान का नाम लेते हुए ये कल्पना करती रहें कि आपके आंगन में आपका पोता खेल रहा है। बाबा जी बहू को लेकर अपने सुवासित शयन कक्ष की ओर चले। वहां जाकर कहा, बैठो बेटी। वह जमीन पर बैठने लगी तो बाबा जी ने उसका हाथ पकड़कर अपने सुसज्जित पलंग पर बिठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुम्हें सचमुच बच्चा चाहिए? हाँ महाराज, उसका जवाब था। तो फिर तुम्हें पूर्ण समर्पण करना होगा। तुम तो सुनती हो कि मैं अपने हर प्रवचन में कहता ही हूँ, तन मन धन से पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तभी कार्य सिद्धि होती है और ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। देखो, धन तो तुम्हारी सासू माँ ने दे ही दिया है। अब तुम्हें निश्चिंत होकर अपना मन पूरी तरह मुझे ईश्वर का अंश मानकर लगाना है।
और तन तो वैसे भी मिट्टी का ही है, उसका समर्पण करने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और फिर तुम यह भी समझो कि मेरा तन भी तो मिट्टी का ही है। और बाबा जी धीरे धीरे कार्यक्रम के अगली पायदान पर चढ़ रहे थे। कुछ देर में ही मिट्टी का तन दूसरे मिट्टी के तन से मिल चुका था, यानी पूर्ण समर्पण। धन्यवाद रावेल पुष्प जी। एक सुझाव यहाँ देना चाहेंगे कि ये जो आपने रचना पढ़ा है, इसे आप लघु कहानी के रूप में रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, चूँकि इसमें कई दिनों की जिक्र आ गई है। तो मुझे उम्मीद है कि इसे लघु कहानी के रूप में ही रखिएगा। और साहित्य विविधता का कार्यक्रम भी है, जिसमें लघु कथा, लघु कहानी और कविता हम आपकी सुन रहे हैं। आपकी अगली रचना का स्वागत है। अगली भी आपको सुना रहे हैं, कोरोना के समय की है, तो उसको भी आप भले ही लघु कहानी मान सकते हैं। कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली गई। जो लोग फुटपाथ पर रेहड़ी वगैरह लगाते थे, उनका काम भी काफी मंदा हो चुका था। और कुछ लोग वैकल्पिक काम भी खोजने लगे। कईयों ने साइकिल पर घूम घूम कर सब्जी वगैरह बेचनी शुरू कर। सर, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा जोर से पढ़िए। रावेल सर। हाँ जी, अब आ रही है? अब आ रही है? आवाज आ रही है अब ठीक? जी जी। कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली गई थी। जो लोग फुटपाथ पर रेहड़ी वगैरह लगाते थे, उनका काम भी काफी मंदा पड़ चुका था। अब कुछ लोग वैकल्पिक काम भी खोजने लगे थे। कईयों ने साइकिल पर घूम घूम कर सब्जी वगैरह बेचनी शुरू कर दी। कई लोग जो सिनेमा हॉल या होटलों में काम करते थे, उन लोगों ने भाड़े पर टू व्हीलर रैपिडो चलाना शुरू कर दिया। दुकान एक होटल में काम करता था और उसका काम भी जाता था। उसे भी रैपिडो वालों ने अप्रोच किया था कि अगर उसके पास अपना टू व्हीलर है तो वो चला सकता है, लेकिन ना तो उसके पास अपना टू व्हीलर था और ना ही वो अच्छी तरह चलाना जानता था। शहर से बाहर उसका एक कमरे का मकान था और थोड़ी सी जमीन भी साथ में थी। उसी में एक किनारे पर एक खपरेल का कमरा भी था, जिसमें घर का टूटा फूटा सामान रखा हुआ था। ये तो अच्छा हुआ कि उसके बाप ने मरने से पहले सर छुपाने की जगह बना रखी थी। सुकांत की बीवी और 2 बच्चे भी थे। बड़ी चिंता में वो था कि घर कैसे चलेगा। उस रात वो इसी उधेड़बुन में था कि एक विचार उसके दिमाग में कौंधा और सुबह ही वो निकल पड़ा उस मोहल्ले में जहाँ लोग मूर्तियां बनाते थे। वहाँ अधिकतर मूर्तिकार ही गुमसुम बैठे थे। कहीं को कोई ऑर्डर नहीं था। उसने एक मध्यम आकार की मूर्ति देखी, जिसे अभी न तो सिर ही लगाया गया था, रंग रोगन भी नहीं किया गया था। उसने मूर्ति वाले से पूछा, ये किसकी मूर्ति बना रहे हो? मूर्तिकार ने कहा, अभी कुछ सोचा नहीं, जैसे कोई ऑर्डर आएगा वैसा बना दूंगा। सुकांत ने उसे एक आइडिया दिया और 2 दिन बाद जाकर मूर्ति घर ले आया। मूर्ति के चेहरे पर मास्क लगा था। सुकांत ने मूर्ति लाकर अपने खपरेल वाले कमरे को साफ सुथरा कर वहां स्थापित कर दिया और बाहर दरवाजे पर बैनर लगा दिया कि कोरोना माई का मंदिर। पड़ोस से पुजारी को बुलाकर पूजा करवा दी और प्रसाद लेकर हर गुजरने वाले को बांटना शुरू कर दिया। कोरोना माई का प्रसाद। धीरे धीरे बात फैलने लगी और कुछ लोग आने शुरू हो गए। उसकी पत्नी की एक सहेली ने शहर के कोरोना अस्पताल के बाहर कुछ कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों को बताया कि कोरोना माई के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पर मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाता है। बस फिर क्या था, लोग बाग पहुंचने लगे। कोरोना माई के प्रसाद के रूप में बाहर सैनिटाइजर की छोटी बड़ी शीशियां बिक रही थी और साथ में तरह तरह के मास्क और मिठाई के नाम पर बेसन के लड्डू। यही चढ़ावा चढ़ाया जा रहा था। सुकांत के बड़े बेटे ने तो बाहर चढ़ावे वाली दुकान का जिम्मा संभाल लिया था और उसकी बहन भी साथ में सहायता कर रही थी। कोरोना माई को चढ़ाए गए मास्क ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जा रहे थे। यही मास्क मरीज को भी पहनाना था। उसके एक मित्र ने कोरोना माई की एक आरती भी लिख दी थी। कुछ दिनों में ही कई मरीज स्वाभाविक रूप से ठीक होकर घर जा रहे थे और कोरोना माई के मंदिर की चर्चा शहर में खूब हो रही थी। कोरोना माई का मंदिर अब पक्का बन चुका था और सुकांत भक्तों के साथ बड़े जोश में भजन गा रहा था। जय हो जय कोरोना माई, जय हो जय कोरोना माई, झटपट विपदा दूर भगाई, झटपट विपदा दूर भगाई। बहुत बढ़िया राफेल जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रचना। तो अब क्या, अब आप व्यंग कविता पढ़ सकते हैं। व्यंग कविता एक और छोटी सी जिसकी चर्चा कर रहे थे सिद्धेश्वर जी। हाँ, पढ़िए। वो काफी छोटी रचना है जी। कोरोना के कारण शुरुआती समय में मास्क मिलने में काफी परेशानी हो रही थी और कीमत भी 1 से 150 तक लग रही थी।
अब तो आम बाजारों में जगह जगह कई तरह के मास्क मिलने शुरू हो गए हैं और कीमत भी 20-30 रुपए। इस लॉकडाउन होने की वजह से सुबह एक बार तो कम से कम दूध, कच्ची सब्जी और ग्रोसरी के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। वैसे आमतौर पर जब पुरुष घर पर हैं तो वही निकलते हैं, लेकिन अब तो महिलाएं भी निकलने लगी हैं। फुटपाथ पर मास्क लगाकर बेचने वाले लड़के से एक महिला कई रंगों के मास्क उलट पुलट कर देख रही थी और फिर पूछने लगी, तुम्हारे पास वो पिंक कलर का मास्क नहीं है क्या? मास्क बेचने वाले लड़के ने कहा, मैडम इसी कलर का भी ले लीजिए, सब तो एक ही है। महिला थोड़ा तुनक कर बोली, वो तो मुझे भी पता है, मैं तो पहले भी तुमसे 3 अलग अलग कलर के मास्क ले चुकी हूँ, पर मेरी पिंक वाली साड़ी के साथ मुझे मैचिंग मास्क चाहिए। लड़के ने उस महिला को सिर उठाकर देखा, फिर बोला, सॉरी मैडम, मैचिंग मास्क तो मेरे पास नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर, ये रचना आपकी बहुत अच्छी है। आप इसका अगर अंत में हटा दे एक वाक्य तो और अच्छी हो जाएगी। जी जी वो बोलने सुझाव की जरूरत नहीं है कि मेरे पास नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, एकदम हटा दीजिए तो बहुत ही मारक हो जाएगी। अच्छा, उसके बगैर ही पूरी बात आ जा रही है। हाँ जी जी, बहुत अच्छा सुझाव दिए हैं अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारा मंच यही है कि रचना को और कितने बेहतर किया जा सकता है। आपकी ये लौकता बहुत अच्छी लौकता है, अंत का एक लाइन हटा देने पर। और अब आपसे हम लोग व्यंग कविता सुनेंगे, क्योंकि आप व्यंग कविता बहुत बढ़िया लिख रहे हैं और आपकी व्यंग कविताएं तमाम लोगों ने काफ़ी सराहा है। आपसे निवेदन है कि व्यंग कविताएं जो आपने भेजा है उसे पढ़ने का कष्ट कीजिए। एक रचना है जिसमें हम देखते हैं कि हर बार चुनाव होते हैं और लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें हम लोगों को बताते हैं। उसमें आम जो जनता है, जो नागरिक है, वो नेताओं से क्या कह रहे हैं कि अब तुम कुछ मत बोलो, अब तुम कुछ मत बोलो, मेरे कान बहुत पक गए हैं और तुम्हारी बातें आज भी कच्ची हैं, और तुम्हारी बातें आज भी कच्ची हैं। ये और बात है कि तुम्हारी चांद सितारों वाली बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं। तुम कहोगे कि मैं भूख रहा हूँ, तुम कहोगे कि मैं भूख रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते मेरे अंदर बहुत कुत्ते हैं। तुम नहीं जानते मेरे अंदर बहुत कुत्ते हैं और अब वो इतने भयानक हो चुके हैं, इतने भयानक हो चुके हैं कि मैं तुम्हें सावधान कर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सावधान कर देना चाहता हूँ क्योंकि किसी भी वक्त वो तुम्हें चीर कर तुम्हारी हथेलियां बाहर निकाल सकते हैं। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे अंदर से अब लाल खून का एक कतरा भी नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम अब एक तिलचट्टे हो। तिलचट्टे का खून सफेद होता है, क्योंकि तुम अब एक तिलचट्टे हो और उस जमीन से चिपक गए हो। लेकिन तुम भी देख लेना ऊपर नीले आकाश से चिपके तुम्हारे उस चांद को अब मैं रोटी बना दूंगा। तुम्हारे उस चांद को अब मैं रोटी बना दूंगा और सारे सितारों की पकौड़ियां तल दूंगा। क्यों करूंगा ऐसा? क्योंकि इनके रहते भी तुमने किसी के लिए रोशनी नहीं रहने, क्योंकि इनके रहते भी तुमने किसी के लिए रोशनी नहीं रहने दी और तुम्हें जितना अच्छा लगा सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बात कहने दी। हम कपड़ों के लिए चिल्लाए तो तुमने अपने कपड़े बदल लिए, हम कपड़ों के लिए चिल्लाए तो तुमने अपने कपड़े बदल लिए। हमने मुरझाए चेहरे दिखाए तो तुम चेहरा बदल कर आ गए। हमने शिकायत की कि हम आज तक नहीं बदले, हमने शिकायत की कि हम आज तक नहीं बदले तो तुमने आंखें लाल कर सलाह दी कि अब अपनी कलम की शाही बदल दो। हमने शिकायत की कि हम आज तक नहीं बदले तो तुमने आंखें लाल कर सलाह दी कि अब अपनी कलम की शाही बदल दो और अपने दिमाग में रेंगते हुए कीड़ों को मसल दो। फिर आकर ये प्रमाण पत्र ले जाओ, ये कविता बहुत अच्छी है। फिर आकर ये प्रमाण पत्र ले जाओ, ये कविता बहुत अच्छी है, लेकिन मैं सच कहता हूँ ये कविता नहीं, ये कविता नहीं, ये कविता नहीं, ये कविता नहीं। बहुत बढ़िया व्यंग रचना। अब जिस रचना की चर्चा सिद्धेश्वर जी कर रहे थे, मुस्टंडे, मुस्टंडा तो आप शब्द हिंदी में सभी जानते ही हैं कि जो आवारा किस्म के लोग होते हैं। जी जी, संडे हो या मंडे रोज खाते हैं अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाते हैं अंडे मेरे देश के मुस्टंडे। बचपन में दौड़ दौड़ कर पतंग लूटते थे, बचपन में दौड़ दौड़ कर पतंग लूटते थे, अब दौड़ा दौड़ा कर माँ बहन की इज्जत लूटते हैं।
लूटने का काम बदस्तूर जारी है, लूटने का काम बदस्तूर जारी है, क्योंकि इनकी नेताओं से यारी है, क्योंकि इनकी नेताओं से यारी है। क्या बात है, बहुत नेताओं खूब, बहुत खूब। नेताओं को मुस्टंडों की जरूरत है, यही तो जोर शोर से नारे लगाते हैं, यही तो जोर शोर से नारे लगाते हैं। जिन साफ सुथरी दीवारों पर स्ट्रिक्ट नो बिल्स की नोटिस चस्पा हो, वहां ये पोस्टर जरूर लगाते। अगर किसी ने ज्यादा चूं चपड़ की तो फिर उसी का पोस्टर बनाते। अगर किसी ने ज्यादा चूं चपड़ की तो फिर उसी का पोस्टर बनाते हैं। हर बड़ी रैली को सफल बनाने में भी यही तो काम आते हैं। जिसे चाहिए उसी के लिए भीड़ जुटाते हैं, जिसे चाहिए उसी के लिए भीड़ जुटाते हैं। अब तो चुनावों का मौसम है, इनकी दुकान खूब चल रही है, इनकी दुकान खूब चल रही है। लेबर सप्लाई की तरह बंदे सप्लाई का काम बखूबी चल रहा है। लेबर सप्लाई में तो फिर भी स्किल्ड अनस्किल्ड की बात है। यहाँ तो काने लंगड़े लूले भी चल निकले हैं, पर बंदे का रेट अभी 500 रुपए दिहाड़ी है। सैकड़ों के हिसाब से फ्लैट डिस्काउंट है। वोट दिलवाने का पैकेज अलग है, वोट दिलवाने का पैकेज अलग है। विरोधियों को पिटवाने उठवाने और ठिकाने लगाने का अलग। विधानसभा और संसद कंफर्म पहुंचना हो तो उसका खास एग्रीमेंट होता है। विधानसभा और संसद कंफर्म पहुंचना हो तो उसका खास एग्रीमेंट होता है। पर कभी कभी भयंकर एक्सीडेंट होता है, पर कभी कभी भयंकर एक्सीडेंट होता है और मुस्टंडा खुद सांसद बन प्रेजेंट होता है। फिर किसी एक सत्र में ही नहीं, हर सत्र में गालियों की बौछार करता है, हर सत्र में गालियों की बौछार कर सकता है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालता है, कपड़े फाड़ता है, कपड़े उतारता है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालता है, कपड़े फाड़ता है, कपड़े उतारता है। मसालों के बुढ़े बादशाह से अच्छी किस्म की लाल पीसी हुई मिर्चें लेकर सुरमे की जगह उसे डालता है। माइक तोड़ता है, सर फोड़ता है, माइक तोड़ता है, सर फोड़ता है। स्पीकर के मुंह को फेविकोल से जोड़ता है। स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर के मुंह को फेविकोल से जोड़ता है। अपने देश की खुलेआम बोली लगाता है, अपने देश की खुलेआम बोली लगाता है और फिर लोकतंत्र की होली जलाता है, लोकतंत्र की होली जलाता है, लोकतंत्र की होली जलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत बढ़िया। और आप अंत में एक व्यंग कविता आप सुना सकते हैं। अंत एक छोटी कविता मैं अलग रंग की सुनाता हूँ आपको। हर रोज सुबह मैं फूलों की सुगंध वाली धूपबत्तियां जलाता हूँ। हर रोज सुबह मैं फूलों की सुगंध वाली धूपबत्तियां जलाता हूँ। मुझे बड़ा खुशगवार लगता है। भगवान को भी शायद ऐसा ही लगता होगा। वैसे भगवान से इस बारे में मेरी कभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई और मैंने ऐसी कोई पहल भी नहीं की। हाँ, धूपबत्ती जलाकर मैं थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। धूपबत्ती जलाकर मैं थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और उसकी गंध अंदर तक भर लेता हूँ। लेकिन मुझे नहीं मालूम मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा हो। लेकिन मुझे नहीं मालूम मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा हो, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ये तो भगवान को पता ही होगा। क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ये तो भगवान को पता ही होगा। अगर उसे नहीं पता तो फिर भगवान होने का क्या मतलब? अगर उसे नहीं पता तो फिर भगवान होने का क्या मतलब? वैसे जानबूझकर वो नहीं देना चाहता तो मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। या ऐसा भी हो सकता है कोई मुझसे ज्यादा जरूरतमंद हो, या फिर भगवान भी उसे देना चाहता हो, जो उसकी पूजा करता हो, माथा रगड़ता हो और ढेर सा चढ़ावा चढ़ाता हो। मगर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता, इसलिए मेरी उससे कोई शिकायत भी नहीं। और फिर धूपबत्ती भी तो मैं अपने लिए ही जलाता हूँ। उसकी गंध जब मैं अपने नथनों में भरकर अंदर तक जज्ब करता हूँ तो सचमुच मेरी आत्मा बेहद प्रसन्न हो जाती है। तो सचमुच मेरी आत्मा बेहद प्रसन्न हो जाती है। आनंद का एक सागर हिलोरे लेने लगता है जो मुझे अपने अंदर बहुत गहरे डुबो लेता है। फिर मैं पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर घर से रुखसत हो जाता हूँ, घर से रुखसत हो जाता हूँ, घर से। बहुत बढ़िया रावेल पुष्प जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे मंच पर आज आकर और इतनी अच्छी अच्छी रचनाओं को का पाठ करने के लिए। हम मुझे तो लगता है कि व्यंग कविताओं का पहली बार इस तरह की पाठ हो रही है। और लघु कथाएँ भी आपने, लघु कहानी भी आपने पढ़ा, लघु कविता भी पढ़ा, और बहुत सही समय पर हमने आपको आमंत्रित भी किया
कि यह साहित्य विविधा का क्या क्या, मैंने तो अन्य लोगों को या तो लघु कथा या केवल कविता पढ़ने का अवसर मिलता है, लेकिन आपको अवसर आज प्राप्त हुआ लघु कहानी, लघु कविता, लघु कथा और व्यंग कविता पढ़ने का। अब आपने एक से बढ़ के एक रचनाओं का पाठ किया। तो आज हमारी अध्यक्ष महोदय क्या टिप्पणी देती हैं, मैं उस ओर मुड़ता हूँ। आज की, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की अध्यक्षता युवा कवित्री और लेखिका राजप्रिया रानी हैं, और उनसे मैं निवेदन करूँगा कि संक्षिप्त में आप उनकी रचनाओं पर अध्यक्ष टिप्पणी देने का कट करें। माइक को खोल लीजिए, माइक को खोल लीजिए, राजप्रिया जी माइक खोल लीजिए। नमस्कार सर, मैं रावेल पुष्प जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और मैं उनकी सारी लघु कथाएं और कविताओं की जो बहुत ही शानदार सामाजिक विसंगति पर आधारित थी, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। जैसे कि उनकी सारी लघु कथाएं, जैसे कोरोना माई, मैजिक मास्क, छाया चित्र, ये सभी लघु कथाएं समसामयिक और मारक हैं। इसमें जो उन्होंने सामाजिक विषंगति पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी दिया है कि सड़क पर पड़े भिखारी की फोटो जो 2,50,000 में बिकी, जो छाया चित्र में दिखाया गया था, और भिखारी एक कौड़ी की भी इज्जत ना मिली, ना ही मिला तो गार्ड से दुत्कार और फटकार। तो ये लघु कथा समाज के उस विकृत मानसिकता को दर्शाता है, जो जैसे मजदूर आलिशान कोठे बनाकर बस से मजदूरी रह जाता है, जो बाहर से ही उसको देखना पड़ जाता और अंदर किसी भी चीज से उसका कोई लेना देना नहीं होता, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, यानी पैसा के आगे इंसान की कोई हैसियत नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होता। और उनकी और भी लघु कथाएं, जैसे कोरोना माई, जो समाज की अंधविश्वास को कुठाराघात करती हुई मारक है, सारगर्भित लघु कथा है। वाकई ऐसा हुआ भी, कोरोना काल में न जाने कितनी भावनाएं आहत हुई, कितने विचारधारा, शायद में जीने और मरने के बीच कोई अंतर ही नहीं रहा था। कुल मिलाकर सामाजिक भावनाओं पर आधारित लघु कथाएं हैं, जो दुष्विचारों पर कुठाराघात करती हुई है और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से परिपूर्ण अपने भावों को व्यक्त करती हुई लघु कथाएं हैं उनकी सारी लघु कथाएं। और कविताएं भी वैसे ही हैं, बहुत ही शानदार कविताएं हैं, समाज पर आधारित है, सामाजिक विसंगति पर आधारित है, जो व्यंग्यात्मक शैली के साथ कई गंभीर बातों को व्यक्त करती हुई उनकी सभी लघु कथाएं या कविताएं प्रदर्शित हुई हैं। तीखे शब्दों के साथ तीर के समान सीधे दिल को छलनी करती हुई उनकी सारी रचनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजप्रिया रानी जी, बहुत ही अच्छी अध्यक्ष टिप्पणी आपने दिया है रावेल पुष्प की रचनाओं पर, और मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप पहली बार अध्यक्ष के रूप में आप हमारे यहाँ उपस्थित हैं, और आपने इसकी बहुत ही बेहतर भूमिका का निर्वाह किया। और अब आज मैं पहली बार आप सभी साहित्यकारों की अनुकंपा से आज मैं मंच पर उपस्थित होकर दो शब्द आपके सामने बोलने की साहस कर रही हूँ। नहीं, बहुत बहुत इसी तरह लोग सीखते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और अब मैं चाहूँगा कि जैसे कि परंपरा हम चला रहे हैं कि यह प्रथम सत्र का अंत होता है आपकी दो रचनाओं से, और उस पर फिर अध्यक्ष टिप्पणी करेंगे हमारे मुख्य अतिथि रावेल पुष्प जी। तो रावेल पुष्प जी से निवेदन है कि आप राजप्रिया रानी की रचनाओं को सुनेंगे और बहुत संक्षिप्त में आप उस पर अपना विचार देंगे। राजप्रिया रानी से निवेदन है कि आप अपनी एक कविता और एक लघु कथा का पाठ कीजिए। जी सर, मेरी एक कविता है जो अभी हाल फिलहाल मैंने लिखा था, मैंने यहाँ पे व्यक्त भी किया था। तेरी यादें। ये तेरी यादें मुझसे कहाँ दूर जाती हैं, ये तेरी यादें मुझसे कहाँ दूर जाती हैं, रूह छूकर तेरे मेरे दरमियाँ ही तो लौट आती हैं। कभी झीनी मेरी मुस्कानों में, कभी तन्हा भीगी पलकों पर,
कैसे बताऊं यादों का दर्पण मुझे ही निहारा करता है। ढलती शाम तन्हा रात वो मेरे पहलू से हो गुजरता, जब गुजरे पलछिन में बैठे डूब डूब उबर आती है। तेरी यादें मुझसे कहाँ दूर जाती है, ये तेरी यादें ही तो हैं। बिन बरसात बरसना, अनछुए ही चहकना, न जाने वो क्यों इतना सताती है। वो बातें मुलाकातें अक्सर ही याद आती है। छाँव में रहूं मैं तेरी, मेरे हिस्से का धूप चुरा जाती है। कहाँ दूर हो तुम, यादों के खरोंदे में ही तो बसते हो। इन पथराई आंखों में ही यही सवालात भरते हैं। काश जो तुम होते तो ऐसा होता, तुम जो होते तो कुछ वैसा होता। तेरी यादें मुझसे कहाँ दूर जाती हैं, सुलझती बुनाई यूं उलझ सी जाती हैं। बंद पलकों पर जो बिसरी बातें ख्यालों की आशियाने में सदा साथ निभाती हैं। सिरहाने छलकती यादें मुसलसल नींदें चुरा ले तो क्या, भीगी रातों के दर्पण में तेरा चेहरा तो झांका करता है। तेरी यादें मुझसे कहाँ दूर जाती हैं, ये तेरी यादें। और मेरी दूसरी कविता में आपके बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता को आप पाठ किए हैं आज। और निश्चित तो मुझे तो सिलसिला फिल्म के गीत याद आने लगे थे, जो अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ में प्रस्तुत किया था। आपकी आवाज़, अब आपकी यह कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं दूसरी कविता है, रिश्ते का हिसाब क्यों दूं, रिश्ते का हिसाब क्यों दूं। आप कहते हैं मैं चुप रहती क्यों, आप कहते हैं मैं चुप रहती क्यों हूँ, सवालों की उलझन से बचती क्यों। आंखों में तेरे जो देखूं मिलन का सैलाब, सोचती रह जाती कश्मकश में क्यों। चाहती हूँ सैलाब नहीं, आप बने एक लहर, दूर तक चलूं फरियाद किसी से क्यों करूं। उल्फत की दरिया में गोते लगाते हम दोनों, साक्ष दो किनारों के किसी को बनने क्यों दूं। बहाने से मिलने के बहाने तो मिलने के ठिकाने भी बहुत हैं, बहाने तो मिलने के ठिकाने भी बहुत हैं। डर है तो उन गवाहों से रिश्ते का हिसाब क्यों दूं, रिश्ते का हिसाब क्यों दूं। उम्र की चढ़ाई पर पहुंचे साथ चलते चलते, उम्र की चढ़ाई पर पहुंचे साथ चलते चलते, अब पूरे कागज या निगाहों का सहारा ही क्यों लूं। थामा नहीं मेरा हाथ कश्मे वादे लेकर तुमने, थामा नहीं मेरा हाथ कश्मे वादे लेकर तुमने। जमाने को फिक्र क्यों, उनके दिए तगमे क्यों पहनूं। आप कहते हैं मैं चुप रहती ही क्यों हूँ, सवालों के उलझन से बचती रहती क्यों हूँ। बहुत बढ़िया राजप्रिया रानी जी। अब आप मात्र एक लोक कथा आप पढ़िए, बस एक लोक कथा पढ़ जी सकती सर, हैं। मैं अपनी लोक कथा पढ़ रही हूँ, जिसका एक मेरी लघु कथा का शीर्षक है आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है राजप्रिया जी, राजप्रिया जी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। जी 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 जी, अब आई, हाँ अब आ रही है। हाँ 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 ठीक। जी सर, मेरी मेरी लघु कथा का शीर्षक है पांडुलिपि। सर मैं दो लघु कथा पढ़ूंगी सर। पांडुलिपि। शेखर उपाध्याय अपने फिर आपकी आवाज़ बंद हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है। आप ठीक से रखिए ना अपने मोबाइल को यही जगह, हिला क्यों रही है, मोबाइल को स्थिर करके रखिए। अब आ रही है हाँ अब आई है, सर। एक जगह मोबाइल रख के छोड़ दीजिए। मेरी लघु कथा का शीर्षक है सर दीवार। दीवार। घर में कई दीवारें उठ गई, हम कमरों की गिनती करते रह जाएंगे। दीवार घर में कई दीवारें उठ गई, हम कमरों की गिनती करते रह जाएंगे। माँ के लिए भी कमरे अलग हो गए, निशा अपने मायके के
घर की एक एक दीवार से जैसे बातें कर रही थी। नए घर में गृह प्रवेश के दौरान निशा अपने मायके आई थी और माँ के अकेलेपन को भी महसूस कर रही थी। निशा माँ से उनके मन की भावना टटोलना चाहा। माँ, घर कितना बड़ा है, एकदम स्वर्ग लगता है ना? माँ तुरंत जवाब दी, हाँ, सब खुश हैं, सबने अपने अपने घर भी सजा लिए। आप खुश तो हो ना माँ? मन टटोलती हुई। अकेलापन नहीं लगता? माँ के दुखती रग पर जैसे निशा ने हाथ रख दिया। बोली, पहले छोटा ही था, लेकिन सब इकट्ठे भोजन, पारिवारिक बंदिशें, राशन, मौज मस्ती, नोक झोंक करते, इन सब में वक्त पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज मैं अगर बीमार भी रहूं या कराहती भी रहूं तो दीवार के उस पार तक आवाज तक नहीं जाता। यह सुन निशा को आघात सा महसूस हुआ। उसने भाभियों को सबक सिखाने की सोची तो माँ समझाई, बेटा, कमरे की दीवार की क्या गलती? घर को स्वर्ग बनाना हो तो हमेशा मन की दीवार को उठने से रोकना जरूरी होता है। मैं सर एक और लोक कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी सर। चलिए, आप अध्यक्ष हैं, अनुमति है आपको। जी सर। फिर आपकी आवाज़ बंद हो गई। अब आ रही है सर? हाँ, ठीक है। और आप इसके बाद रावेल पुष्प जी उस पर कुछ टिप्पणी देंगे। आप पढ़िए जल्दी। जी सर। जी सर। मेरी दूसरी लोक कथा का शीर्षक है एक फिर आवाज़ बंद हो गई, क्या दिक्कत हो रही है आपको? सर, थोड़ी सी मोबाइल में थोड़ी खराबी आ जाती है सर। हाँ, ठीक तो है। ठीक है सर। हाँ, फिर नहीं आ रही है। रावण हाँ रावण मर गया। एक छोटी सी लोक कथा है सर। जी। पापा जनवरी 22 तारीख यानी अयोध्या धाम में भगवान श्री राम जी पधारेंगे, है ना? बड़ी उत्सुकता के साथ सोनू ने प्रश्न किया। हाँ बेटा। अरे, अयोध्या नगरी में तो लग रहा है त्रेता युग सज रहे हैं। श्री राम के जयकारे चारों धाम गूंज रहे हैं सोनू। श्री राम जी अब तो सबके घर भी आएंगे। श्री राम जी अब तो सबके घर भी आएंगे पापा। अगले प्रश्न के लिए सोनू खुद को तैयार करने लगा। इसी बीच पापा बोले, श्री राम जी मंदिर आएंगे तो उनकी स्वागत में दीपावली भी घर घर मनाई जाएगी, पूरे देश भर में। तभी सोनू दूसरा प्रश्न किया, पापा, दिवाली तब मनाई गई थी ना, जब भगवान श्री राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे? तो क्या आज हमारे देश में सारे रावण मर गए? सोनू पापा सोनू की ओर बड़े चिंतित भाव में एक दूसरे को देखने लगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको राजप्रिय रानी जी। और आपके बाद अब हम प्रथम सत्र का समापन करेंगे। इस आपकी रचनाओं पर बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी देंगे हमारे मुख्य अतिथि रावेल पुष्प जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो इन्होंने हमारी अध्यक्षता महोदय ने कविताएं पढ़ी, तेरी यादें हो या रिश्ते हो, ये सभी जो है जो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, ये सारे रिश्तों में किस तरह दरारें आती हैं, किस तरह विघटन हुआ है, इसी को इनकी दोनों ही कविताओं में चीजें बहुत उभर कर आई हैं। इसके अलावा इनकी जो लघु कथा है दीवार, वो भी रिश्तों के विघटन पर है। हमने मकान तो बना लिया, बहुत बड़ा मकान बना लिया, कमरे बना लिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी दुनिया बन गई। माँ अलग जगह पर है। आज जैसे देखते हैं बच्चे हैं तो बच्चा अलग बैठा हुआ मोबाइल लेकर, माँ अलग बैठी हुई है, बहू अलग बैठी हुई है, बेटा अलग बैठा हुआ है। किसी का किसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई बात नहीं, कोई पूछ नहीं।
कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, सबने अपनी अपनी दुनिया अलग बता ली। तो बात वही हो गई कि रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातों का क्या, अब तो बातें ही रह गई हैं। रिश्ते नाते प्यार वफा सब तो खत्म हो गए, सब खाली दिखावा रह गया है। तो उसी को इन्होंने अपनी कविताओं में हो या लघु कथाओं में हो वो दिखाया है। और आखिरी जो इन्होंने लघु कथा पढ़ी रावण मर गया, तो सचमुच रावण को मरा नहीं है, इतने रावण हो गए हैं। राजस्थानी में कहते हैं किन रावण भी वहां काटू, किन लंका नहीं आग लगाऊं, घर घर लंका घर घर रावण, कितने राम का कहते न आऊं, कितने राम का कहते न आऊं। क्योंकि हर जगह रावण है, तो इतने राम कहाँ से आएंगे? सिर्फ अयोध्या में राम आ जाने से तो रावण नहीं खत्म होगा। इसलिए हम अपने अंदर के रावण को खत्म करें, तभी सही मायने में राम का आना या हमारा अयोध्या में जो राम आए हैं या दिवाली में आना तभी सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल पुष्प जी, बहुत ही बढ़िया टिप्पणी आपने दिया राजप्रिया रानी अध्यक्ष की रचनाओं पर। और बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे मंच पर आज अनीता रश्मि जी भी जब आती है तो उनको तो हम विशिष्ट अतिथि के रूप में हमेशा स्वीकार करता हूँ। यदि अनीता रश्मि जी 2 शब्द बोलना चाहें तो कृपया आएँ और 2 शब्द आप प्रकट करें इन दोनों की रचनाओं पर। है कि नहीं है अनीता रश्मि जी? नहीं सर, नहीं है। चलिए तो हो गई है। अच्छा ठीक है, हाँ रात का समय है तो आज पूजा भी है तो कुछ होंगे कुछ नहीं भी होंगे। चलिए मैं प्रथम सत्र का समापन यहीं पर करता हूँ और दूसरे सत्र का आरंभ अब हम करने जा रहे हैं। जैसे जैसे रचनाएं मिली है उनकी रचनाओं को हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं अपनी ही एक गज़ल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और उस पर टिप्पणी प्रत्येक रचनाओं के बाद 2-2 मिनट के टिप्पणी हमारी अध्यक्ष आज देंगी। यह पहली बार वह मंच संभाल रही हैं अध्यक्षता के रूप में, तो उनका स्वागत है। और मैं एक गज़ल आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद अन्य रचनाकारों को आमंत्रित करूँगा। गज़ल की गलत पता था क्या करता, था कुछ कहना क्या करता, था कुछ कहना क्या करता, होंठ सिला था क्या करता। गलत पता था क्या करता, होंठ सिला था क्या करता, घायल तेरे शब्द करे, घायल तेरे शब्द करे, अश्क न पीता क्या करता। घायल तेरे शब्द करे, अश्क न पीता क्या करता, झूठ न कह सकता था जब, झूठ न कह सकता था जब, चुप बेहतर था क्या करता। झूठ न कह सकता था जब, चुप बेहतर था क्या करता। उसे तोड़ हम खुद टूटे, उसे तोड़ हम खुद टूटे, था अब सहना क्या करता। उसे तोड़ हम खुद टूटे, था अब सहना क्या करता। पहुँच न पाया तुम तक जो, पहुँच न पाया तुम तक जो, गलत पता था क्या करता। पहुँच न पाया तुम तक जो, गलत पता था क्या करता। यादों में जब आए न तुम, यादों में जब आए न तुम, भुला न देता तो क्या करता। यादों में जब आए न तुम, भूला न देता तो क्या करता। दुनिया भी सिद्धेश गजब, दुनिया भी सिद्धेश गजब, जहर पिलाया क्या करता, जहर पिलाया क्या करता। था कुछ कहना क्या करता, होठ सिला था क्या करता। अपने इस गज़ल के बाद 2 मिनट 1 मिनट का मात्र टिप्पणी देंगी हमारे अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हम दूसरे कवि को बुलाते हैं। बहुत शानदार कविता आपके सर, आपकी गजल वाकई बहुत 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 अच्छा था, बहुत ताज्जुब की थी। बहुत बहुत धन्यवाद राजप्रिया जी। और अब हम जिस क्रम से हमें रचनाकारों का नाम प्राप्त हुआ है, हम एक एक रचनाकार को आमंत्रित कर रहे हैं। उनसे निवेदन है कि आप सुने और दूसरे की भी सुने। ऐसा नहीं कि आप सुने और सोचे मेरा तो काम हो गया, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा लोग दूसरे लोग करते हैं बड़ी बेसब्री से। और रात का समय पता नहीं क्यों आप लोगों को बहुत पसंद भी है रात होने के बावजूद, क्योंकि हम दिन की अपेक्षा अभी रचनाकारों को अधिक पाते हैं और धीरे धीरे लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो सबसे पहले 10 लोग जुड़ेंगे उसे मैं प्राथमिकता दूंगा, तो निश्चित तौर पर मैं उसी क्रम से बुला रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी यदि आप लोग चाहेंगे तब मैं क्रम को आगे भी जारी रखूंगा, अध्यक्ष जी जब तक अनुमति देंगे।
तो मैं इस क्रम में आज सबसे पहले जुड़े हैं हमारे चंद्रमोहन पोद्दार जी। मुझे लगता है कि शायद पहली बार जुड़े हैं, कि पहले हम सुने भी हैं। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं चंद्रमोहन पोद्दार जी से। और आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग शामिल हो सके, इसके लिए आप लोग कोई बहुत लंबी रचना ना पढ़ेंगे। आपकी लघु कथा हो या कविता हो, 3 मिनट का समय आप लें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई 3 मिनट आपका, 1 मिनट अध्यक्ष टिप्पणी का। मैं आमंत्रित करता हूँ चंद्रमोहन पोद्दार जी को। जी स्वागत, धन्यवाद सर। बिना भूमिका के मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। वो शीर्षक है प्यार का तराना। प्यार का एक तराना सुनाऊंगा मैं, रूप का हर फसाना सुनाऊंगा मैं। देख ली मैंने कुदरत की रंगीनियाँ, एक तुमको ही अपना बनाऊंगा मैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। तराना सुनाऊंगा मैं। दिल लगी ना समझना तेरे प्यार को, लेके आऊंगा सावन की बौछार को। कल बदल जाए चाहे ये सारा जहां, दूर तक साथ तेरा आऊंगा मैं। प्यार का एक तराना सुनाऊंगा मैं। कोई साथी नहीं है तुम्हारे सिवा, याद कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। दुनियादारी निभाने में टूटा हूँ मैं, एक तुमको ही दुनिया बनाऊंगा मैं। प्यार का एक तराना सुनाऊंगा मैं। और आखिरी बंद है, दिल के जख्मों को मरहम मिला ही नहीं, इस जमाने से हमको मिला भी नहीं। हाथ में हाथ जो आ गया आपका, हाथ में हाथ जो आ गया आपका, ख्वाब सा सियाना सजाऊंगा मैं। प्यार का एक तराना सुनाऊंगा मैं। धन्यवाद। इस जमाने से हमको गिला ही नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपको। राजप्रिया जी, 1 मिनट आप अध्यक्ष टिप्पणी भी देते जाइए। राजप्रिया जी नहीं है क्या मंच पर? उनका मोबाइल अभी तो नहीं है। नहीं, लेफ्ट तो नहीं हो सकती है, लेकिन हो सकता है उनका माइक ठीक काम नहीं कर रहा हो। तो इस जिम्मेदारी को यदि कोई और भी एक आदमी संभाल सके तो अच्छा। मैं तो कहूँगा हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, तब तक जब उनकी आवाज़ नहीं आती तो एक एक लाइन आप ही दीजिए, तो रचनाकारों को उत्साह बढ़ेगा। रावेल पुष्प जी। रावेल पुष्प जी। बढ़िया है, लेकिन मैं एक्चुअली उस समय उस रूप में नहीं सुन पाया था। अच्छा अच्छा, चलिए आगे के रचनाकार को मैं निवेदन करूंगा कि उसके आगे के एक रचनाकार का नाम बुलाऊंगा जो उनकी रचनाओं को सुनकर टिप्पणी देंगे। एक नए तरह से मैं प्रयोग कर रहा हूं, और आपसे निवेदन है कि आप एक दूसरे की रचनाओं पर एक छोटी सी टिप्पणी जरूर दें, ज़्यादा नहीं। तो मैं अब आमंत्रित करना, तो मैं तो बता दी कि इन्होंने जो गज़ल लिखा है मैं ही टिप्पणी दे देता हूँ कि चंद्रमोहन पोद्दार पहली बार आए हैं, लेकिन उनके गाने का अंदाज भी बहुत अच्छा था। और उन्होंने जो प्रेम से डूबी हुई रचनाओं का पाठ किया, इस ज़माने से हमको गिला भी नहीं, तो एक सकारात्मक संदेश को उन्होंने अपनी गज़ल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं चंद्रमोहन पोद्दार जी को, और वो नियमित इसी प्रकार जुड़े रहें और मुझे अच्छा लगेगा। अपनी कविताएं भी मुझे भेजें, मैं अपने अखबार में उसे स्थान दूंगा। उसके बाद है पांडे पुष्पा जी, मंच पर हैं क्या? जी सर। हाँ, तो पांडे पुष्पा जी, आप भी आज पहले जुड़ी हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ किसी भी एक रचना के लिए, या तो लघु कथा या कविता। मैं कविता सुनाना चाहूंगी। जी जी, आमंत्रित। आज छठ का त्योहार है, शुरू हो रहा है। स्वागत है। सबको पहले छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है। आपका नाम पांडे पुष्पा हुआ ना?
पांडे पुष्पा। पुष्पा पांडे। पुष्पा पांडे, ठीक पुष्पा पांडे ठीक ठीक। जी। सरसी छंद में लिखे हुए हैं छठ पूजा पर। जी। कुदरत की पूजा ही छठ है, सूर्य देव भगवान, नदियों से नाता या जोड़े षष्ठी पर्व महान। उगते डूबते दिवाकर की पूजा पर्व विशेष, ब्रह्म काल उठना सिखलाता मन में भक्ति अशेष। एक सूत्र में जोड़े सबको एकल रहे समाज, मिलता है सम्मान कला को बने सूप भी आज। दुखियों का दुख दूर करे प्रभु हो जग का कल्याण, यही भाव रहता है छठ में मिले सभी को त्राण। ऊंच नीच का भेद न रहता सब है एक समान, एक घाट पर एक भाव से सबका एक भगवान। लोक गीत ही वेद मंत्र है, सहज सुलभ है भोग, सूची विशेष व्रत षष्ठी का स्वच्छ रहे सब लोग। महापर्व या 4 दिवस का हृदय भरा उत्साह है, बड़े भाव से गेहूं चुनते करते तिथि निर्वाह। छतरी देकर इसे सुखाते खग से करे बचाव, रखवाली बच्चों से करते अद्भुत है यह भाव। प्रथम सौंपे दामन भर के विदा किए भगवान, सूर्य देव को नमन करूं मैं एक नहीं 100 बार। ऐसा पर्व कहाँ है जग में मिलवाता परिवार, यही एकता बनी रहे अब प्यारा या संसार। सूर्य देव है कृपा करो अब आए नहीं विकार, सूर्य देव है कृपा करो अब आए नहीं विकार। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा पांडे जी, बहुत ही अच्छी रचना आपने प्रस्तुत किया। छठ का समय भी है और छठ के माहौल में ऐसी कविता सुनकर निश्चित तौर पर एक संपूर्ण परिचय ही आप दिया है। गीत तो बहुत लोग सुने होंगे, लेकिन छठ में किस तरह घाट में लोग दीप जलाते हैं और किस तरह साफ सफाई से रहते हैं और किस तरह अंत तक उसको निभाते हैं पूजा भावना से, आपने बहुत ही अच्छी बातों को अपनी कविता के माध्यम से लोगों को जो छठ नहीं भी देखे होंगे उनको आपने बतलाने का कष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हाँ, हाँ। उन्होंने दी है कि इसमें सीधे सीधे ईश्वर के साथ बिना किसी एजेंट के, बिना किसी पंडित के सीधे सीधे संवाद होता है, सीधे सीधे ईश्वर से साक्षात्कार होता है। ऐसा नहीं किसी पंडित की जरूरत पड़ती है, स्वयं जो भक्त है वो सीधे सीधे ईश्वर के साथ जुड़ता आएगा। ये बड़ी बात है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको टिप्पणी देने के लिए। और पंडित होता कुछ भी नहीं होता है। जी जी, बहुत अच्छे आपकी रचनाओं को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा उषा जैन जी को। सुरेश चौधरी जी अभी मंच पर जुड़े हुए हैं क्या? सुरेश चौधरी जी थे, यदि जुड़े होंगे तो बताएंगे और नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। उषा जैन जी से निवेदन है कि आप अपनी एक रचना पढ़ें और उसके बाद सुधा पांडे जी अपनी रचना पढ़ने के पहले उनकी रचना पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी देंगे। उषा जैन जी। उषा जैन जी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। और सुधा पांडे जी हैं क्या? मैं हूँ उपस्थित। हाँ, सुधा पांडे जी तो आप हमेशा हर कार्यक्रम में रहते हैं। मैं आपको बल्कि आपको मैं चाहता हूँ कि आप कभी आकर अध्यक्षता भी संभालें, संचालन भी करें, तो आप इसके लिए भी कभी कभी तैयार रहें। आप बहुत सक्रिय कवित्री हैं। आपका मोबाइल आज कुछ काम ठीक से नहीं कर रहा है, आवाज़ बहुत गड़ा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, आपसे निवेदन है आप अपनी एक रचना का पाठ कीजिए। मंच को नमन है, सभी साहित्यकारों को नमन करती हूँ और अपनी मैं एक लघु कथा आप लोगों के सामने पढ़ती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए, शायद विविधा को आप सार्थक कर रही हैं। और मैं चाहूँगा कि आपकी रचना पर रावेल पुष्प जी है ना, सुन रहे हैं ना रावेल पुष्प जी? है परिस्थिति। आप इन पर कुछ रचना पर कुछ विचार देंगे या गीता चौबे गुंज जी भी इनकी रचना को सुनेंगे? सुधा दी अपनी लघु कथा का शीर्षक बोलिएगा। परिस्थिति। देखो, आज मटरी बच्चा पेट में बांधे जा रही। क्या? मटरी को देखो, बेचारी एक शरीर से कमजोर, तन पर पूरा कपड़ा नहीं, जंगल से लकड़ी काटकर वापस आ रही।
सकीरा तो रोज लाता था, आज क्या हुआ पता नहीं। घर से बाहर निकल सकीरा का दोस्त पूछ ही लिया, आज तो काहे जा रही है? सकीरा, हो को नहीं घरवा में मटरी, आज सकीरा बीमार हो, कल साड़ी पीवे है, आज पड़ा रहल घरवा में, बच्चा भूखल कैसे रहते, हम ही आ गई लकड़ी चुने, चल हम घरवा आ रहलियो है, खनवा खैली है नाय बनाए नहीं, गांव की सीधी साधी लड़की शहर की चालाकी से बहुत दूर है, शहरवा कैसे जाइए बताए दियो भैया। सकीरा के भरोसा ना रहे, सोच रही है, लगता है सकीरा ठीक नहीं होगा, साड़ी से अतड़ियां खराब हो गई हैं, आगे जीवन। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। आपने लोककथा पाठ के शीर्षक क्या था? शीर्षक क्या था सुधा पांडे जी? परिस्थिति। परिस्थिति। और राजप्रिया रानी जी मंच पर उपस्थित हो गई हैं, बीच में चली गई थी, तो कार्यभार अपना संभालिए और इनकी लोककथा पर आप संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी दीजिए, अध्यक्ष टिप्पणी। जब आप नहीं थी तो मैं संभाले हुए था। जी सर, मैं अपनी थोड़ी थोड़ी टिप्पणी बस दूंगी सर, क्योंकि मैं इतनी बड़ी साहित्यकार नहीं हूँ कि मैं किसी नहीं, बस आप सीखिए, बड़ा छोटा नहीं, आप एक पाठ के प्रतिक्रिया तो आप दे ही सकते हैं ना। तो सुधा पांडे जी की लोककथा कैसी लगी और उस पर क्या है संक्षिप्त में आप दीजिए। जी सर, मैं थोड़ा ये अपना जहाँ तक मेरा विचार है मैं उतना ही मैं व्यक्त कर सकती हूँ, और मैं उतना ही व्यक्त करूँगी। जो सर्वप्रथम जिनका नाम आया था, मैं उनका नाम अच्छी तरह से सुन नहीं पाई, उनका नाम क्या था? चंद्रमोहन पोद्दार जी थे। उनकी बहुत ही उत्कृष्ट कविता थी, बहुत अच्छी कविता थी। मैं उनका नाम चंद्रमोहन पोद्दार। चंद्रमोहन पोद्दार। चंद्रमोहन पोद्दार। चंद्रमोहन ये शायद पहली बार जुड़े हैं जी। उनका नाम नहीं आया था। तो बहुत ही अच्छी कविता थी, बहुत शानदार लगी मुझे, उत्कृष्ट कविता थी। और दूसरी रचनाकार सुधा पांडे जी। सुधा पांडे जी तो छठ व्रत पर आधारित छंद में थी, बहुत ही पारंपरिक, संस्कारिक और आम भावनाएं इसमें समाहित की हुई थी, शानदार थी, बहुत सुंदर कविता थी। वाकई छठ पूजा को भी तो बिहार का महापर्व कहा जाता है। जिसका मैंने आप सुन रही थी, भले मंच पर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आप सुन रही थी रचनाओं को, इसीलिए आप इतनी बढ़िया टिप्पणी दे रही हैं। जहाँ उगते और डूबते सूर्य की उपासना होती है। पुष्प पांडे की वैसी भी कविताएं बहुत अच्छी होती है, और उनको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। बहुत अच्छी कविता जो अभी आज से शुरू हुआ है नहा खा के साथ। तो मैं छठ पर्व को भी, मैं आपको भी, सभी को भी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और तीसरी रचनाकारा जो है सुधा पांडे जी का, उनकी लघु कथा परिस्थिति वो लोक भाषा पर आधारित है, बहुत ही अच्छी लगी, अच्छी थी और बहुत शानदार भी थी। धन्यवाद। धन्यवाद राजप्रिया रानी जी, आप अध्यक्ष भूमिका निभाने के लिए पुनः आ गई। मेरा कार्यभार थोड़ा सा हल्का हुआ, आप इसी प्रकार सुनते रहें, देते रहें। धन्यवाद। और मैं आगे बढ़ता हूँ। रानी जी को धन्यवाद। जी जी। आप लोग को आना है, अब आप लोग को मंच संभालिए, संचालन कीजिए, अध्यक्षता कीजिए, सब कुछ सीखना चाहिए, ये भी सीखने भी एक कला है। तो सुधा पांडे जी भी अगली बार आएंगी, वो तो समय ही नहीं दे रही है, समय दे तो हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। और गीता चौबे गुंज जी अब आएंगी हमारे सामने, बहुत अच्छी लेखिका हैं। गीता चौबे गुंज जी से निवेदन आइए और अपनी एक कविता या लघुकथा का पाठ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से जुड़ी हैं गीता चौबे? आप कहाँ से जुड़ी हैं गीता? मैं बेंगलोर से। बेंगलोर से। धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम की खूबी है कि बहुत दूर दूर से लोग जुड़ते हैं। आज उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, हावड़ा से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, आमंत्रित है आप। जी, मैं एक गजल सुना रही हूँ, स्वागत है, स्वागत है। कमी है।
पाक संगत का मुझ पे असर हो गया, पाक संगत का मुझ पे असर हो गया, ये मेरा ये पावन शहर हो गया। कर रही थी अभी सोने की कोशिशें, कर रही थी अभी सोने की कोशिशें, नींद आई नहीं तो चहर हो गया। चहर मतलब चौपड़ का खेल। नींद आई नहीं तो चहर हो गया। काम पूरा हुआ है नहीं अब तलक, काम पूरा हुआ है नहीं अब तलक, रुखसती का भी देखो पहर हो गया, रुखसती का भी देखो पहर हो गया। लोग कहते हैं मैं हुई बावरी, लोग कहते मुझे मैं हुई बावरी, मेरा सजना संवरना कहर हो गया। लोग कहते मुझे मैं हुई बावरी, मेरा सजना संवरना कहर क्या हो बात गया। है, क्या बात है, बहुत खूब शेर है, बहुत सुंदर शायरी है। धन्यवाद सर। खार ही खार राहों में बिछते रहे, खार ही खार राहों में बिछते रहे, फूल हिस्से का मेरा जहर हो गया। खार ही खार राहों में बिछते रहे, फूल हिस्से का मेरा जहर हो गया। और मेघ से तो अधिक ये नयन है बहे, मेघ से तो अधिक ये नयन है बहे, आंसुओं का बरसता नहर हो गया। मेघ से तो अधिक ये नयन है बहे, आंसुओं का बरसता नहर हो गया। बहुत सुंदर ये शायरी, बहुत बढ़िया पंक्ति है। फिर एक बार जी पढ़िए। सर, धन्यवाद सर। मेघ से तो अधिक ये नयन है बहे, आंसुओं का बरसता नहर हो गया। भाव के वृक्ष जड़ से उखड़ते रहे, भाव के वृक्ष जड़ से उखड़ते रहे, यह हृदय पत्थरों का शहर हो गया। भाव के वृक्ष जड़ से उखड़ते रहे, यह हृदय पत्थरों का शहर हो गया। हर तरफ गूंज है त्रासदी की यहाँ, मक्ता का शेर पढ़ती हूँ। हर तरफ गूंज है त्रासदी की यहाँ, छंद षड्यंत्र से बेबहर हो गया। हर तरफ गूंज है त्रासदी की यहाँ, छंद षड्यंत्र से बेबहर हो गया। मेरा सजना संवरना कहर हो गया, यह हृदय पत्थरों का शहर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सजना सवरना कहर हो गया। क्या बात है, बहुत ही उम्दा आज़ाद गज़ल आपने प्रस्तुत किया है और बेहतरीन आप लिख रही हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस गज़ल को आप हमारे पास अपनी तस्वीर के साथ पटल पर डालिएगा, मैं उसे अपने अखबार में भी देने का प्रयास करूंगा। और अब अध्यक्षा टिप्पणी राजप्रिया रानी जी। गीता चौबे जी इतने दूर से जुड़ी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत ही अच्छी गजल आपने आजाद गजल प्रस्तुत किया है। बहुत खूब। भाव के वृक्ष जड़ से उखड़ते रहे, पत्थर जहर हो गया, मेरा सजना सवरना कहर हो गया। बहुत ही खूबसूरत आपकी आजाद गजल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी आपने, आज रंग ला दिया आज के साहित्य विविधा को। बहुत सुंदर गीता चौबे गुंजी। अब हमारी पहला दिन ही है शायद। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका है। आप इस गजल को जरूर भेज दीजिएगा अपनी तस्वीर। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है कि आप अपनी एक तस्वीर इस कार्यक्रम के बाद हमारे पटल पर डाल दीजिएगा, अवसर साहित्य यात्रा पेज पर। मैं वहाँ से आपकी तस्वीर लेकर हमारे समाचार के लिए काम आते हैं, तो जरूर डाल दीजिएगा। और जिनको रचना भेजना वो रचना भी वहाँ डाल सकते हैं, अपने अपने पेज पर डालिएगा, अवसर साहित्य यात्रा पर नहीं। क्या कि अवसर साहित्य यात्रा में अभी कला और संगीत का पेज चल रहा है, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हुए, निर्मला कर्ण जी बहुत अच्छी कवित्री लेखिका हैं और उनसे हमारी मुलाकात भी हुई है और बहुत बेहतरीन कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है। निर्मला कर्ण जी इस उम्र में भी सतत प्रयत्नशील है। वो बाल रचनाओं का भी उन्होंने सृजन किया है। उनसे निवेदन है कि आप अपनी एक रचना का पाठ करें। निर्मला कर्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। मंच को नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी मित्रों को सादर नमन करते हुए मैं अपनी रचना सुनाने जा रही हूँ। बहुत बड़ी नहीं है, रंगोली। अभी किसी भी पर्व त्योहार में हम रंगोली अल्पना जरूर बनाते हैं। जी जी। तो रंगोली के माध्यम से ही मैंने कुछ कहना चाहा है। माता सरस्वती को नमन और मेरी रचना है रंगोली, सुना जाए। दरवाजे पर सज रही प्यारी सी रंगोली, दरवाजे पर सज रही प्यारी सी रंगोली,
इंद्रधनुष से 7 रंग में करती यहाँ ठिठोली। त्योहारों के मौसम में घर को लिया निखार, प्यारी सी रंगोली से चमक उठा घर द्वार। लाल रंग है प्रेम सिखाता, शुभ्र शांति का अंग। अधिकतर लाल और सफेद से बनाते रंगोली। लाल रंग है प्रेम सिखाता, शुभ्र शांति का अंग। विविध रंग के मेल से भरते रिश्तों में उमंग। रंगोली पर दीप से होता घर का पट उजियार। रंगोली पर दीप से होता घर का पट उजियार। इसी उजाले से लक्ष्मी माँ धरती है पगद्वार। शांति और सौहार्द भी आते हैं मोहित हो घर में। शांति और सौहार्द भी आते हैं मोहित हो घर में। रंगोली के रंगों जैसे रिश्ते हो खिलते जबूर में। लालच और घात के बदले प्रेम जहाँ बसता है। लालच और घात के बदले प्रेम जहाँ बसता है, उस घर के द्वारे रंगोली मधुबन सा खिलता है। नित्य सजाएं हम भी अपने द्वारे एक रंगोली। नित्य सजाएं हम भी अपने द्वारे एक रंगोली। और उमंग उत्साह से भर लें हम अपनी नित्य झोली। और उमंग उत्साह से भर लें हम अपनी नित्य झोली। क्या बात है, बात है। अभी अभी तुरंत दिवाली गुजरा भी है, अब आपने रंगोली पर इतनी बढ़िया रचना प्रस्तुत की। राजप्रिया रानी जी, अध्यक्ष टिप्पणी संक्षिप्त में। जी निर्मला कहने जी बहुत अच्छी कलाकार हैं और हमारे पटल की बहुत ही शानदार कवित्री भी हैं। उनकी रंगोली कविता और इसकी अभिव्यक्ति बहुत शानदार और पारंपरिक भाव से परिपूर्ण थी। बाकी रंगोली बिना तो दिवाली और कोई भी पर्व बहुत सुना सा लगता है। जब रंगोली सजता है उससे भी बहुत खूबसूरती निखर कर आती है और अपनी घर को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। बहुत खूबसूरत आपकी कविता रंगोली। बहुत बहुत धन्यवाद राजप्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आप अध्यक्ष टिप्पणी दे रही हैं। मुझे खुशी है कि आप पहली बार भी मंच को बढ़िया से संभाली है और हम आपके सहयोग के लिए तो पीछे खड़े हैं, लेकिन मुझे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं और रचनाकार भी बहुत उत्साहित हो रहे हैं आपकी रचनाओं से। और यह मैं एक और सूचना दे दूं कि अब अधिक लोग नहीं हैं, 5-6 लोग और हैं, तो आप लोग सब्र करेंगे और सबकी रचनाएं सुनकर ही जाएंगे। 6-7 लोग और हैं। मैं यह आज जो कार्यक्रम है ये फेसबुक के अवसर शायद धर्मी पत्रिका पेज पर भी लोग देख रहे हैं और काफ़ी लोग उसमें भी जुड़ गए हैं। उसमें नरेश कुमार आस्था जी जुड़े हुए हैं, राज कांता जी जुड़ी हुई हैं, रवि भूषण जी जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग वहाँ भी देख रहे हैं। तो हम फेसबुक के मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमारे गूगल मीट के कार्यक्रम को देख रहे हैं। और एक और है कि ये जो कार्यक्रम है ये रिकॉर्डिंग होकर यूट्यूब में भी लोड होगा। तो आपसे निवेदन है कि जब यूट्यूब में जाएगा, कल तक चल जाएगा, तो आप लोग इसे देखेंगे और अपने मित्रों के बीच शेयर करेंगे ताकि आपकी रचनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपकी रचनाओं को और लोग भी देख सकें। तो आप जो भी आप अपनी प्रस्तुति देते हैं वह यहाँ तक गूगल मीट तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे देश भर में चला जाता है। इसलिए हमने यह बताया, क्योंकि कभी हम लोड करते हैं यह कार्यक्रम यूट्यूब पर तो मैं देखता हूँ कि कई लोग देख नहीं पाते हैं, शायद उनकी जानकारी ना हो, इसलिए मैं बीच में जानकारी दिया कि आप इसे जरूर देखेंगे और अपने मित्रों के बीच शेयर भी करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे मंच पर निर्मल कुमार डे जी बहुत अच्छे कवि लोक कथाकार हैं, आजकल लोक कथाएँ भी खूब लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि आज वे शायद लोक कथा ही पढ़ेंगे, तो मैं निर्मल कुमार डे जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय निर्मला कर्ण जी, आपका माइक अनम्यूट है, कृपया म्यूट कर लें। हाँ, निर्मला कर्ण जी अपना माइक को बंद कर लीजिए। निर्मला कर्ण जी आपकी अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। लगता खोल के चली गई क्या? निर्मला कर्ण जी अपने माइक को बंद कीजिए। नहीं है, बहुत दिक्कत है। चले फिर बोलेंगे। आप भी उनको म्यूट कर सकते हैं, अगर आप लैपटॉप से जुड़े हैं पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं। चलिए मंच को क्या मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए अपने लोगों को।
तथा मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकार मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अपनी लघु कथा समझौता का पाठ करने जा रहा हूँ। लघु कथा समझौता। हेलो बबली, कैसी हो? पिताजी की आवाज सुनकर बेटी ने आंसू पूछा और सामान्य स्थिति की आवाज में फोन पर कहा, ठीक हूँ बाबूजी। घर पर सब ठीक है ना बेटा? हाँ बाबूजी, सब ठीक है। बाबूजी, आप मेरी लघु कथा के लिए बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी राजप्रिया रानी जी, और निर्मल कुमार डे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह वे बेहतर लिखते रहे। हमारे मंच पर अब 2-4 कवि लोग ही हैं। सिद्धेश्वर जी जी इस लघु कथा का हेलो सिद्धेश्वर जी, हाँ, ये एक सुखद सूचना देना चाहूंगा कि हिंदी लिखते लिखते मैं बंगला में भी लिख रहा हूँ और एक अच्छी पत्रिका में मेरी ये लघु कथा चिंता शीर्षक से छप चुकी है, छपने जा रही है बंगला में। मेरी मातृभाषा बंगला है, बंगला में लिखना जरूरी भी है। अरे तो वैसे मैं अधिकतर हिंदी में ही लिखता हूँ। नहीं तो मैं तो बधाई हो आपको। और मैं तो सुझाव दूंगा कि आपको जो जिनकी लोक कथाएं आपको अच्छी लगती है आप उसका अनुवाद भी कीजिए और वहाँ किसी पत्रिका में आप स्थान दीजिए। अनुमति मिले तो जरूर करूँगा। एक दो अरे हम अनुमति कौन नहीं देगा, हम आपको अभी से अनुमति देते हैं। आपको जो अच्छी लगती है आप हमारे मंच पर कम से कम ऐसे लोग भी तो हैं जो उसको अनुदित करके और दूसरे भाषाओं में प्रकाशित करें, तो और इससे बड़ी बात क्या होगी। ऐसे लोग भी हमारे सामने मंच पर आए, उनका स्वागत है। और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे मंच पर अनिल कुमार जैन जी उपस्थित हैं, मुझे नज़र भी आ रहे हैं। क्षमा चाहूंगी, एक जरूरी काम से मुझे निकलना पड़ रहा है। स्वागत, आप अभी तक बैठी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज छोड़ दे रहे हैं, अगली बार से पूरे बैठ के रहिएगा। जी, अभी जरूरी एक कोई बात नहीं। जी 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 जी, रात का समय है। 1.5 घंटा रही पिताजी, 1.5 घंटा रही। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना और लोग रहेंगे, अभी ज़्यादा लोगों नहीं है, 2-4 लोग और हैं। और आज देखिए सुधा पांडे जी आज ये चीज़ सिखला दी, हम म्यूट करना। देखिए जो हल्ला हो रहा था उसको हमने निर्मला कंज जी को हमने म्यूट कर दिया यहाँ से देखकर। तो आगे से भी हम इसका ध्यान रखेंगे। और सुधा पांडे जी भी तैयार रहेंगे कि अगली बार भी वो आए। हम सभी रचनाकारों से निवेदन करते रहते हैं कि आप भी सामने आइए। जो आदमी एकल पाठ करना चाहते हैं 10 मिनट 12 मिनट हम समय देते हैं, लेकिन आप लोग का जब प्रत्युत्तर नहीं आता तो मुझे अपनी तरफ से चयन करना पड़ता है। यदि आप लोग की सहमति समय पर मिलेगी तो मैं चाहता हूँ बारी बारी से आप लोग का एकल पाठ भी हम सुने। तो जब भी सूचना जाती है तो आप लोग एकल पाठ के लिए भी सामने आ सकते हैं। कोई यहाँ भेदभाव नहीं है, यह खुला मंच है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। और अध्यक्षता और मुख्य अतिथि के लिए भी हम खुला आमंत्रण रखे हैं, जिनको भी अध्यक्ष भूमिका अदा करना हो। जिस तरह आज राजप्रिया रानी जी से लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों। देखिए राजप्रिया रानी जी आज कितने साहस से हमारे सामने आई हैं और आज वह अध्यक्ष भूमिका अदा कर रही हैं। आप बेहतरीन ढंग से कर रही हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकती हैं? वो भी एक कला है। तो मैं सुधा पांडे जी से भी चाहूँगा कभी समय निकल कर वो आए, अध्यक्ष भूमिका भी अदा करें। और भी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, और भी जो लोग हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा रचनाकार नहीं होता है। ये तुलसी पत्ता का जो पौधा होता है तुलसी का, उससे छोटा पत्ता रहे बड़ा पत्ता रहे, सबका एक समान अधिकार होता है, समान महत्व होता है। लोग कहते हैं, मैं इसे अपनाना चाहता हूँ व्यवहारिक रूप में। तो आप लोग को इसीलिए सूचना दिया कि और लोग भी जो यह मन में कशिश कभी ना रखें कि सिद्धेश्वर जी अपनी तरफ से केवल एकल पाठ के लिए फन्ना को बुला लेते हैं, आपको नहीं आमंत्रित करते हैं। अरे भैया आप आइएगा तब तो हम आपको बुलाएंगे, हम तो खुलेआम हम आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। अगली बार से आप लोग भी ध्यान देंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अनिल कुमार जैन जी को, उनकी अपनी एक कविता के साथ। जी, अभी मित्रजनों को आदर नमस्कार। मैं अनिल कुमार जैन, सवाई माधोपुर, राजस्थान से। मैं एक लघु कथा का पाठ करूंगा। शीर्षक है घमंड। दिया और बाती में बहुत देर से बहस चल रही थी। एक दूसरे से श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे दोनों। दिए ने कहा, बाती, मेरे बगैर तेरा अस्तित्व नहीं है, मेरी वजह से ही तू रोशनी कर पाती है। बाती ने अकड़ कर जवाब दिया, अरे दिए, तू भी अकेला कुछ नहीं कर सकता,
मेरा साथ होता है तभी तेरा वजूद है। दोनों के झगड़े के बीच में आवाज आई, तुम दोनों के अलावा और कोई भी है, भ्रम तुम दोनों ने पाल रखा है। किसी और के काम को भी तवज्जो दो, आदमियों की तरह मैं मत करो। तेल की आवाज सुनकर दोनों चुप हो गए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपने प्रतीकात्मक लोक कथा आपने पढ़ा। मानवीयता लोक कथा का भी अपना अलग स्थान होता है। मानवीयता लोक कथाएँ कम लोग लिख रहे हैं, लेकिन इसका एक प्रभाव उतना ही पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं चाहूँगा राजप्रिया रानी जी अपने अध्यक्षीय टिप्पणी दें। हालांकि मैं बोल बोल कर काम हल्का कर दे रहा हूँ उनको, ताकि उनको सीखने का मौका मिले। अपना माइक को खोलिए राजप्रिया रानी जी। जी सर, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं अनिल कुमार जी को नमस्कार करती हूँ। उनकी रिया और बाती बहुत ही मानक कविता है, लोक कथा रही है। और ये संदेश दिया जैसे देखन में छोटन लागे घाव करे कभी। बहुत अच्छी कविता और प्रतिक्रियात्मक। कविता नहीं भाई, लघु कथा। लघु कथा पढ़े। हाँ जी सर, लघु कथा ही बोल रही हूँ जी। बहुत ही मानक, बहुत ही शानदार, छोटी थी लेकिन अच्छी लघु कथा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कृष्णा मनीषी जी हमारे मंच पर हैं क्या? कृष्णा मनीषी जी कि चली गई हैं? जी सर। आप हैं तो सामने आइए। कृष्णा मनीषी जी यही हूँ सर। चलिए आपका मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, आप कर्नाटक से जुड़ी हैं, इतनी दूर से आप जुड़ी हैं, लेकिन आपकी आवाज़ तो बिल्कुल करीब से आ रही है। एकदम कड़क आवाज़ आपकी है। मुझे लगता है आपकी रचना भी इतनी ही कड़क होगी मुझे लगता है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी कविता या एक लोक कथा पढ़ने का कष्ट कीजिए। जी, मंच पर सभी गुणीजनों को प्रणाम निवेदित करती हूँ। और मैसूर कर्नाटक से, जैसा कि सर ने कहा, मैं जुड़ी हूँ यहाँ और एक लघु कथा आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। शीर्षक है आत्मसम्मान का सम्मान। राधा गाहे बेगाहे माँ को पिटते देखा करती थी। उसके मन पर कहीं न कहीं पत्नी होने की इस दुर्दशा की बहुत गहरी छाप पड़ी थी। शायद इसीलिए शादी की रात ही जिंदगी का सफर, प्यार और साथ की बात जब होने लगी, तब उसने अमन से यह स्पष्ट कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात हो जाए, ऑफिस या कोई और दबाव हो, वह उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाएगा। और अगर उसने ऐसा जाने अनजाने में कर दिया तो घर की दहलीज पार करने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राधा ने बहुत ही समझदारी